हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के शर्मा। आज आई हूं मैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल है इफेक्ट ऑफ एसिड एंड अल्कली ऑन द न्यूक्लिक एसिड। एसिड और अल्कली का न्यूक्लिक एसिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पर इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। वन इज न्यूक्लियोफाइल, अनदर इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स प्रोटॉन लविंग, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को लूज करता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन्स को लूज करता है। इसकी वजह से इसे जो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से इसे लुईस बेस भी बोला जाता है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से इसे लुईस बेस भी बोला जाता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है बिकॉज इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं क्योंकि इनके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो एग्जाम्पल नेगेटिव चार्ज के, तो जैसे हैलोजेंस हैं हमारे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और न्यूट्रल में एग्जाम्पल वाटर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आइदर पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम्पल जैसे मोस्ट कॉमन H पॉजिटिव आयंस। न्यूट्रल में एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ये है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब डिस्कस करते हैं कि क्या एसिड का इफेक्ट है, क्या अल्कली का इफेक्ट है न्यूक्लिक एसिड पे। सो गाइस, पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड का इफेक्ट डीएनए पे क्या है। तो सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है डीएनए के स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पहले तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट, वन इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, इट इज अटैच विद प्यूरिन। यहाँ हम जो बेसिकली जो ड्रॉ करेंगे वो ग्वानिन का स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन। यहाँ पे इसके सेकंड कार्बन पे डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है, एंड 5th कार्बन पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो है दिस इज डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये जो है ये नाइट्रोजनस बेस गुआनिन, एंड दिस इज द फॉस्फोरस। अब यहाँ पे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी ड्रॉ कर देते हैं, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सो दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हमने सिर्फ 2 ही ड्रॉ करे हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एसिड का क्या इफेक्ट है इस डीएनए पे। सबसे पहला इफेक्ट, जब pH 3 से ज़्यादा होगी तो हाइड्रोलिसिस होगी, मींस इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस। जब pH 2 से भी कम होगी तो यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। तो देखते हैं अब कैसे हाइड्रोलिसिस होती है। तो सबसे पहले pH 3, जब pH 3 से ज़्यादा होगी तो हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है ग्वानिन का। ग्वानिन का नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज द 1
2 3 4 एंड दिस इज द 5th कार्बन। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 प्राइम लगा देते हैं 1 2 3 4 5 प्राइम 6 7th एंड दिस इज 8th एंड दिस इज 9th। ठीक है, सॉरी वन मोर नाइट्रोजन। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। दिस डिऑक्सी राइबोज शुगर विद नाइट्रोजनस बेस विद फॉस्फोरस न्यूक्लियोटाइड। अब जब एसिडिक कंडीशन होगी तो क्या होगा, हमारे जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो दिस H पॉजिटिव एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। कैसे? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लविंग, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये जो H पॉजिटिव होगा, इट विल अटैक ऑन दिस N7 ऑफ गुआनिन। इसकी वजह से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां दिस, तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 के बीच में और N9 ऑफ गुआनिन के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उसका क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट में हमारे पास बचेगा वो होगा ये वाला फ्री बेस, दिस इज द फ्री बेस एंड ऑक्सोकार्बेनियम आयंस। ठीक है, तो ये था जब pH हमारा 3 से ज़्यादा है। pH 3 से ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसकी ब्रेकेज हो गई। अब pH अगर इससे भी कम होगा तो जो अगला जो टारगेट होगा वो होगा दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे ये टूट जाएंगे, इसके बीच में जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो क्लीव कर जाएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो ये था हमारा कि एसिड का इफेक्ट डीएनए पे कैसे होता है। अब पढ़ेंगे एसिड का इफेक्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए पे कैसे पड़ता है। तो सिंपल, आरएनए पे एसिड का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक आप एसिड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आरएनए को, ड्यूरेशन ऑफ एसिड। तो बेसिकली अगर आप आरएनए को क्लीव करना है, अगर आरएनए की आपको हाइड्रोलिसिस चाहिए, तो इस पे आपको इसको 1 नॉर्मल HCl 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 1 आवर। 1 normal HCl 100 degree Celsius for 1 hour is required for the significant hydrolysis of RNA। अगर हम 1 normal HCl देते हैं और उसकी टाइमिंग हम 60 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग भी कम कर रहे हैं और टाइमिंग भी कम कर रहे हैं, तो इस पे क्या होगा, इस पे RNA की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। RNA, इट मीन्स RNA रिक्वायर extreme conditions, extreme temperature so that it will be hydrolyzed. But in case of this condition, our DNA will be hydrolyzed. तो इससे हमें पता चलता है कि आरएनए को एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, डीएनए को नहीं चाहिए। ये जो प्रोसीजर है जिसमें 1 नॉर्मल HCl फॉर at 60 degree Celsius for 10 minutes, it is required. This staining procedure is known as the fusion staining procedure. फ्यूजन स्टेनिंग प्रोसीजर इस ये जो मैकेनिज्म है, ये जो एसिड ट्रीटमेंट मैकेनिज्म, इसकी वजह से इसको डीएनए स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रोसीजर भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डीएनए को ही, जो डीएनए की ही हाइड्रोलिसिस करेगा, ना कि आरएनए की, तभी इसे डीएनए स्टेनिंग प्रोसीजर भी बोला जाता है। सो ये था कि एसिड का इफेक्ट हमारे डीएनए और आरएनए पे कैसे पड़ता है। सो एल्कली का इफेक्ट क्या है न्यूक्लिक एसिड पे। तो एल्कली के केस में हम देखेंगे सबसे पहले डीएनए का केस। डीएनए जो होता है वो एल्कली से रेजिस्टेंट होता है, मींस
उसको भी एक्सट्रीम एल्कली कंडीशन चाहिए। अब डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पीछे डिस्कस किया था, हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर थी। अभी मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ बेस। दिस नीचे यहाँ पे ये चेन होगी, दिस इज डीएनए चेन। अब क्या होगा, अगर हम इसको एक्सट्रीम, नॉर्मल कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर एक्सट्रीम कंडीशन pH इज ग्रेटर देन 10 से ज़्यादा pH रखेंगे तो क्या होगा, ये जो डीएनए है वो डीप्रोटोनेट करना स्टार्ट कर देगा। डीप्रोटोनेट मीन्स ये प्रोटॉन को लूज करना स्टार्ट कर देगा, अपने प्रोटॉन को लूज करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो OH है दिस, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल है मीन्स ये प्रोटॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए में जितना भी प्रोटॉन्स होते हैं वो डीप्रोटोनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर pH 10 से ज़्यादा होगी तो एक्सट्रीम डीप्रोटोनेशन होने की वजह से डीएनए की डीनेचुरेशन हो जाएगी। डीएनए डीनेचुरेशन मीन्स दो जो डीएनए स्ट्रैंड हैं वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स ये दो के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी और वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये होती है डीएनए डीनेचुरेशन। ये अल्कलाइन डीनेचुरेशन मेथड बेसिकली क्या है, जब हमें किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड होता है, अगर हमें उस प्लाज्मिड के डीएनए को आइसोलेट करना है तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। पहले हम अल्कलाइन डीनेचुरेशन मीन्स उस डीएनए को, क्योंकि जो सेल है उसके पास अपना भी डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए भी है, तो इस केस में कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उससे बचने के लिए अल्कलाइन डीनेचुरेशन प्रोसेस यूज़ होती है, जिसमें सबसे पहले हम हाई अल्कली पे सॉल्यूशन को ले जाते हैं जिसमें वो बैक्टीरियल सेल है। उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर जो डीएनए है क्या करेगा, डीनेचर हो जाएगा। फिर हम उसे अल्कलाइन डीनेचुरेशन मीन्स उसको हाई pH पे रखेंगे ताकि वो जो डीएनए है उसकी डीनेचुरेशन हो जाए, वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद हम pH को फिर से न्यूट्रल ले आते हैं ताकि ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं जो अलग अलग हो गए थे, सिंगल हो गए थे, ठीक है, उनका एक पूरा का पूरा एक मास बन जाए, टैंगल्ड मास बन जाए। फिर सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो ये जो सुपर कॉइल डीएनए होता है प्लाज्मिड का, ये ऊपर आ जाएगा, जबकि जो ये टैंगल्ड मास है वो पैलेट बनाएगा। तो इससे हम आराम से प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि डीएनए पे अल्कली का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे अल्कली का आरएनए पे क्या इफेक्ट है। तो हम जल्दी जल्दी आरएनए का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देयर इज अ बेस ऑन 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन OH ग्रुप, थर्ड कार्बन also OH, and this is CH2OP. This OP double bond O. OH. So जब अल्कली कंडीशन ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव, ठीक है, जब अल्कली कंडीशन ज़्यादा होगी मीन्स हमारे सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो दिस OH नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप है उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने की वजह से ये इसको भी न्यूक्लियोफाइल बना देगा। फिर इसको ये जो OH है ये क्या करेगा, फिर ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उस पे अटैक करेगा, और उसकी वजह से इसमें जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्लीवेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है this is the second carbon, this is the third carbon,
तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी वजह से बाकी सेम रहेगा ऊपर बेस। दिस देयर इज अ फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। तो साइक्लिक 2'3' मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव, और साथ में जो ये जो नीचे वाली जो आरएनए की चेन है, शॉर्टन्ड आरएनए चेन, वो बच जाएगी। तो इस ढंग से ये जो अल्कली का इफेक्ट होता है आरएनए का, सिंपली हमारे सॉल्यूशन में OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा जो सेकेंड कार्बन पे OH है, और वो OH को भी न्यूक्लियोफाइल बना देगा, और वो आगे जाके ये जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो फॉस्फोरस है उस पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से जो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा साइक्लिक 2'3' मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव और शॉर्टन आरएनए चेन, जो नीचे आरएनए की शॉर्ट चेन बन जाएगी। आगे अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें तो मिक्सचर बनता है 2' और 3' मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव्स का। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कि कैसे एसिड और एल्कली का हमारे डीएनए पे अफेक्ट पड़ता है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइज।